हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। इन टोटो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, सारे एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कैसे, कहाँ पे और किस तरीके से लगता है। और एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आए तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम एक साथ देखते जाएंगे। और हम आपको एक भी बात रिकमेंड करेंगे कि अपने यूट्यूब चैनल पे इन सब के MCQs पड़े हुए हैं, उन MCQs को जा करके आप देखते रहो साथ साथ, जिससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ा और अच्छी होती चली जाएगी। ओके, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है बेटा, ये इंटरव्यूज ट्रांसफ़र की बात करता है। मतलब प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी एक व्यक्ति ए है, ए से बी की तरफ, और ये दोनों व्यक्ति का क्या होना, जिंदा होना जरूरी है, लिविंग पर्सन। इंटरव्यूज जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन को गवर्न करता है। फिर से बताता हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो एक्ट है अपना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, दिस गवर्न्स द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना कब, जब दोनों पार्टी जिंदा हो। मतलब ए भी जिंदा है, बी भी जिंदा है। ओके, ये सभी तरीके के लॉ रेगुलेशन सब बताने का काम करता है कि तुम, अब ये ट्रांसफ़र सिर्फ क्या खाली सेल हो सकता है? द आंसर इज नो। तो और कैसे कैसे हो सकता है? सेल कर सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो, लीज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो, एक्शनेबल क्लेम कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? तो कई बार पूछा जाता है कि कितने चैप्टर हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए। और 2 होते हैं, और जिसमें से एक होता है प्रिलिमिनरी बताया जाता है, और दूसरा होता है कि पार्टीज क्या क्या कर सकती हैं। ओके, यानी कि कुल मिलाकर के 8 चैप्टर होते हैं। PG, हम लोग जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थे तो हम लोग, हमारे यहाँ पे एक प्रोफेसर VS मिश्रा, विनोद कुमार मिश्रा सर थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो हम लोग इसका एक एक्रोनिम बनाए हुए थे कि PG SM लेगा। ठीक है, P मतलब प्रिलिमिनरी, G मतलब होता है कि उसके बारे में जनरल रूल्स क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे प्रॉपर्टी के बीच में कैसे ट्रांसफ़र होंगे। S से सेल, M से मॉर्गेज, L से लीज, E से एक्सचेंज, G से गिफ्ट, A से एक्शनेबल क्लेम। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें कितने चैप्टर हैं, तो 8 चैप्टर हैं। कैसे याद रखोगे? PG SM लेगा। ओके, PG SM लेगा, ये मुझे लगता है कि अब नहीं भूलोगे। PG ऐसे पी, और ये हम लोग कैसे, मतलब PG SM लेगा का क्या मतलब था हमारे? PG मतलब कि जब हम मास्टर्स में पहुंचेंगे तो SMCC मतलब हमारी लगा देंगे। तो PG SM लेगा, ऐसे करके याद कर लो कि सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट एंड एक्शनेबल क्लेम। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो एक्सचेंज होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। मतलब क्या ये सेल की इक्विवेलेंट है, क्या गिफ्ट के इक्विवेलेंट है, क्या किसके? तो द आंसर इज नो, किसी के भी इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये इक्विवेलेंट होता तो दूसरा वाली चीज, मतलब अगर ये सेल के इक्विवेलेंट होता तो एक्सचेंज फिर नया चैप्टर बनाने की या नया टॉपिक बनाने की कोई ज़रूरत ही ना होती ना। इसका मतलब कि वो किसी के भी इक्विवेलेंट नहीं है। तो क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाए कि एक्सचेंज इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, तो द आंसर इज किसी के भी नहीं है। ठीक है, वो अपना एक इंडिपेंडेंट मोड है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब बात आती है कि अपना जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो फोर्स में कब आया। फोर्स में आया है ये अपना ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1 जुलाई
1882 को आया। कब आया? 1 जुलाई 1882। इस कहीं पे इसमें लिखा हुआ है। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1882। ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरे भारत में ये अप्लाई होता है। अब इसमें हमको ये निटी-ग्रिटी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं पूछता है अब। लेकिन ओरिजिनल पोजीशन इसका क्या था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट था वो पार्ट बी स्टेट्स में, बॉम्बे में, पंजाब में और दिल्ली में अप्लीकेबल नहीं होता था। लेकिन अब इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर लागू होता है। हम सॉरी, ये बात समझ में आ रही है बात सबको? इवन जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होता है। इवन जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होता है। The act is applicable to entire India and whole of India including Jammu and Kashmir। अब ऐसा नहीं है कि एक जगह पर लागू होगा और एक जगह पर लागू नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? अब बात आती है कि इसका ऑब्जेक्टिव है क्या था, क्यों बनाया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया टू डिफाइन एंड टू अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि जो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसमें प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज से माना जाता है। मतलब कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर के तहत तुमको कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करनी पड़ रही है, तो वो बात ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होगी कि नहीं होगी? द आंसर इज नहीं गवर्न होगी। क्यों? क्योंकि वो तो एक्ट ऑफ द पार्टीज से है। या मान लो कि कोई सक्सेशन का लॉ है, मैं हूं कृपा शंकर पांडे, मैं मर गया, मेरे बच्चे पे मेरी प्रॉपर्टी गई, मेरी बीवी पे मेरी प्रॉपर्टी गई, तो वो क्या मैं ट्रांसफर कर रहा हूं? क्या वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होगा? द आंसर इज नो। इसमें देखो, इसका जो ऑब्जेक्ट है या प्रीएम्बल है वो साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा है to define and amend certain parts of the law relating to the transfer of property by act of the parties। act of the parties से होना चाहिए। मतलब मैं जिंदा हूं और मैं किसी व्यक्ति बी को ट्रांसफर कर रहा हूं प्रॉपर्टी, अपने होशो हवास में, अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट में करके, तो जाकर के वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होगा, अदरवाइज वो गवर्न नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? यस आर नो? ये ट्रांसफर कैसा होना चाहिए? जैसे हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखा था कि कोई भी इसमें जितनी भी चीजें हो रही हैं एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें भी फ्री कंसेंट होना चाहिए। यानी कि देयर नीड्स टू बी वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए। नो डील विद ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी जो अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, मैंने बताया ऑपरेशन ऑफ लॉ पे नहीं डील करता। कि अगर कोई चीज तुमको इनहेरिटेंस में मिल रही है, या तुम दे रहे हो, या तुमसे जा रही है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा। ओके, इस चीज में बहुत बार कंफ्यूजन होता है लोगों को, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ये इस तरीके का लॉ है, तो इट इज ए सब्सटेंटिव लॉ। ये कैसा लॉ है? एक सब्सटेंटिव लॉ है। कभी भी इसको प्रोसीजरल लॉ समझने की कोशिश नहीं करनी है कि जैसे सेल का बता रहा है, मॉर्गेज का बता रहा है, तो आप समझो कि नहीं ये तो प्रोसीजर बता रहा है, तो प्रोसीजरल लॉ हो गया। आंसर इज नो, प्रोसीजरल लॉ नहीं है ये। और मैंने ये भी बता दिया ऑलरेडी कि ये दो लिविंग पर्सन होना बहुत जरूरी है। इसका नेचर क्या है? नॉन एग्जॉस्टिव है। मतलब ये कि अभी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, डॉक्ट्रिन्स दिए गए हैं, दे नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड बाय इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। ओवर एंड अबव वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इन सारी चीज़ों से भी इनको क्या होता है?
सप्लीमेंट किया जाता है। इसीलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं कहा गया है। ये बात ठीक है। अब बात आती है कि ये लगता कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों पे है, कि खाली ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लगता है कि मूवेबल पर भी लगता है। द आंसर इज it mainly applies to movable immovable property, लेकिन there are some provision which applies to movable property। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो किन किन पर लगता है, मूवेबल पर भी लगता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी लगता है। आपको कभी भी ये वाला मतलब नहीं करना है, मतलब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये खाली इमूवेबल पर लगता है कि मूवेबल पर लगता है। तो इमूवेबल और मूवेबल दोनों पर लगता है, ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये बात ठीक है, किसी को कोई शक इतने में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी मेन पॉइंट कि एक चीज हमको और समझने वाली बात है, वो ये है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है वो स्टेट सब्जेक्ट में भी आता है। तो इसका मतलब इस एक्ट के एप्लीकेशन को कौन भी कंट्रोल कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर सकती है। आप लोग देखे होंगे कि जब कभी भी कोई जमीन कोई खरीदता है बेचता है तो उसको स्टैम्प ड्यूटी और दुनिया भर की ड्यूटी यानी टैक्स देनी पड़ती है। तो वो इसका मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट अब इस एक्ट को एक्सटेंड भी कर सकती है अपने पूरे टेरिटरी पर, या उसको रोक भी सकती है। ठीक है, एग्जम्प्ट भी कर सकती है, जिसको कहते हैं एग्जम्पशन पावर। कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट सर्टेन प्रोविजन, कौन कौन से वो प्रोविजन है, सेल को कर सकती है, मॉर्गेज को कर सकती है, लीज को, गिफ्ट को कर सकती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब ये एग्जम्पशन का जो नेचर होगा कैसा होगा, दोनों तरीके का हो सकता है। ये प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है और रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जिस दिन एग्जाम किया उसके बाद से अब नहीं लागू होगा, या रेट्रोस्पेक्टिव होता है कि पिछली कोई डेट थी उस पिछली डेट से लगा करके अभी तक में सब में लागू हो जाएगा। ये बात ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। नॉन रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होना चाहिए। अपना जो ये लॉ है इसका नॉन रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि जो भी चीज 1 जुलाई 1882 के पहले जैसा थी, दे रिमेन अनअफेक्टेड। उन पे इस एक्ट का कोई भी प्रभाव, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दिस एक्ट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, लेकिन इसके एग्जम्पशन को रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया जा सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जैसे आज मान लो कोई ऐसे एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कोविड के दौरान 1 जुलाई 2020 को कोई काम हुआ और आज मान लो कि एक नहीं कितना 4 जून 2026। ठीक है, तो क्या है, 1 जुलाई से क्यों तुमने कोई काम किया था, कोई ट्रांसफ़र किया था, 4 जून 2026 को उसका कोई मतलब उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, मान लो इस दिन से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसमें आया, प्रभाव में आया। तो क्या क्या ये तुम जा करके इसको यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो? तो आंसर इज नो, नहीं कर सकते। जो चीज़ पहले हो चुकी है उस पर जा करके तुम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन अब 4 जून 2026 को आ गया। अब उसके बाद में क्या होता है कि एक एक्ट मतलब कोई एक्ट तुमने 5 तारीख को किया, 5 जून 2026 को। ठीक है, और क्या हुआ कि इसमें एक अमेंडमेंट करके और कोई स्टेट अमेंडमेंट का मतलब होता है स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई अमेंडमेंट किया और 15 जून 2026 को किया। तो वो क्या करती है कि उसको इस चीज़ को एग्जम्प्ट कर देती है। मतलब इसमें कोई प्रोविज़न था जिससे उसके ऊपर लाइबिलिटी बन रही थी, लेकिन 15 जून 2026 को स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक लॉ बनाया और उस लॉ से इस चीज़ को अमेंड कर दिया, वो जो लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। तो स्टेट गवर्नमेंट
रेट्रोस्पेक्टिवली इसको एग्जम्प्ट कर सकती है, माफ़ कर सकती है। ये बात ठीक है? आ रही बात समझ सबको? अगर नहीं समझ में आई होगी तो फिर से सुनना, तो समझ में आ जाएगा। ओके, बैक करके फिर से सुन लेना। ओके, सब समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। तो ये हो गया। अब बात देख लेते हैं कि किस सेक्शन से लगा करके किस सेक्शन तक कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कितने चैप्टर हैं, 8 चैप्टर। ये आपके एकदम जबान पे रटा होना चाहिए। सेक्शन 1 से लगा करके सेक्शन 4 तक को हम प्रिलिमिनरी कहते हैं, प्रिलिमिनरी कहते हैं, चैप्टर 1। इसी बात को मैंने बताया था, पी जी, ये दोनों जी में आते हैं, एस, सॉरी जो दोनों नहीं, ये तीनों जी में आते हैं। फिर एस, एम, एल, ई, जी, ए, पी जी, एस एम लेगा। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। तो सेक्शन 1 से 4 तक प्रिलिमिनरी है। फिर सेक्शन 5 से 53 कैपिटल ए तक चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 किसकी बात करता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज। अब इसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों पर लगने वाले रूल को बताया गया है। अब इस चैप्टर 2 को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि सेक्शन 5 से 37 तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जनरल प्रिंसिपल्स हैं। कैसे प्रिंसिपल हैं? ये जी फॉर जनरल प्रिंसिपल। एंड 38 से 53 कैपिटल ए तक ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होने वाली बात बताई गई है। ओके, तो मैं जैसे बताया हूँ ना कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों पर लगता है। तो वो जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों पर लगता है वो सेक्शन 5 से लगा करके सेक्शन 37 तक है। ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों पर लगता है। देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जनरल प्रिंसिपल है। जनरल प्रिंसिपल का मतलब कि मूवेबल पर भी लगता है, इमूवेबल पर भी लगता है। ठीक है, सेक्शन 38 से 53 ये खाली इमूवेबल पर लगता है। तो इतनी बात मुझे लगता है कि किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, एकदम अच्छे से सबको तैयार हो गया होगा। ओके, अब बात आती है कि सेल कहाँ से? तो चैप्टर 3 में सेक्शन 54 से लगा करके 57 तक सेल है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल कहाँ पे गवर्न होता है? सोगा में। सोगा मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। ओके, चैप्टर 4 में सेक्शन 58 से लगा करके 104 तक मॉर्गेज एंड चार्जेस है। ठीक है, ये याद रखना। सेक्शन 105 से 117 तक लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 118 से 121 एक्सचेंज, 122 से 129 गिफ्ट, 130 से 137 एक्शनेबल क्लेम। अब मैं इस चीज़ पे क्यों जोर दे रहा हूँ, ये इस रेंज पर, क्योंकि ये रेंज भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है और हम हक्का बक्का हो जाते हैं, कौवा जैसे मुंह फैलाते हैं कि ये क्या पूछ लिया। ठीक है, तो हमको गलती करके आना है कि नहीं आना है? द आंसर इज नो, नहीं आना है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड दी, अच्छा ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। इतना बढ़िया नोट्स बनाया हुआ हूँ कि सब कुछ लिखा हुआ है, हमने सब कुछ लिख दिया। ठीक है एकदम, ये देखो लिखा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रेफर्स टू एक्ट बाई व्हिच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी टू वन और अनदर लिविंग पर्सन और हिमसेल्फ और अनदर। ठीक है, ऐसे इतना बढ़िया से कौन बताता है? हमने लिख दिया है सब भाई। अगर तुम खाली नोट्स पढ़ लोगे ना तो भी तुम्हारा ये वाला काम हो जाएगा। बस समझ पा रहे हो? नाउ मूविंग टुवर्ड दी इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब होता है डिफिनेशन क्लॉज। सबसे पहला आता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 3 में इसकी डिफिनेशन क्लॉज दी गई है कि तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता है, ये क्या करता है कि बताता है कि कौन सी चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होंगी। तो इन 3 चीजों को हमको याद रखना है कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास, ये कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के उसमें नहीं आते। ठीक है, बात आती है कि हाँ, ये याद रखना कि कौन कौन सी चीज, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। तुमको लगेगा कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब घास लगी है वो मूव नहीं कर सकती अपनी जगह से, तो तुमको लग सकता है कॉमन सेंसिकली ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब होता है जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ होता है या सागौन का पेड़ होता है या इन सारी चीज़ों का पेड़ जो होता है उसको टिम्बर कहते हैं। टिम्बर का मतलब होता है जिनका यूज फर्नीचर बनाने में, आग वगैरह इन सारी चीज़ों में करने वाले होते हैं,
उसको टिम्बर कहते हैं। फलदार वृक्षों से, फलदार वृक्ष जो होते हैं जैसे आम का पेड़ हुआ, अमरूद का पेड़ हुआ, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। इनको कभी भी स्टैंडिंग टिम्बर में नहीं समझ लेना है। स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब होता है जिस पेड़ की सिर्फ लकड़ी यूज होनी है, कहीं पर फर्नीचर बनाने में या कोई भी चीज़ बनाने में, ठीक है। लेकिन जो फलदार वृक्ष होते हैं, जो फ्रूट वेयरिंग ट्रीज होते हैं, उनको इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप, जो क्रॉप ग्रो कर रही है, आपको तो लग रहा है कि भैया ये तो 6 महीने तक जाने वाली है नहीं कहीं पे, लेकिन दैट टू इज कंसिडर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड ग्रोइंग ग्रास, ग्रास भी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो सेक्शन 3 अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, वो खाली एक एक्सक्लूडरी डिफिनीशन है, वो एक्सक्लूड कर रहा है कि 3 चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, बाकी सब इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। तो बात आती है कि फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या। तो सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 ये बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बताते टाइम पे कहता है कि लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर से बताता हूँ, रुको एक पेज ऐड करता हूँ और तब बताता हूँ। सेक्शन 3 क्लास 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स 3 थिंग्स। कौन कौन से? लैंड, नंबर 2 बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, अराइज आउट ऑफ लैंड, एंड नंबर 3 थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, ठीक है। थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ को सेक्शन 3 में ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को डिफाइन किया गया है। उसका मतलब होता है थिंग्स, समझने की कोशिश करो मेरा बेटा। नंबर 1, इसका थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ का मतलब क्या होता है उसको समझो। दैट थिंग्स which are embedded in the earth, things embedded in the earth, ठीक है। नंबर 2, थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज सो, थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज सो, ये वाला व्हाट इज सो embedded in the earth, in the earth, ठीक है। एंड थिंग्स रूटेड, रूटेड मतलब जिनकी जड़ है, जड़ मतलब पेड़ पौधे, रूटेड इन दी अर्थ। अब जैसे ही मैंने कहा कि रूटेड इन दी अर्थ, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आया होगा कि यार घास का भी तो होता है, टिम्बर का भी तो होता है, और क्रॉप का भी होता है। तो इसमें लिख लो एक्सेप्ट मतलब हर चीज वो है थिंग्स अटैच टू अर्थ जो रूटेड है, जिसकी जड़ है इन दी अर्थ, एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास। अब बांस जो है, बांस, बम्बू भी ग्रास की कैटेगरी में आता है, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है कि मूवेबल माना जाता है? दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। बम्बू इज मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ग्रास की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये सेक्शन 3
क्लास 26 जो है वो जनरल क्लॉजेज एक्ट का है, वो डिफाइन करता है किसको? इमूवेबल प्रॉपर्टी को। लैंड तो आपको सबको पता है कि लैंड क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, मतलब जैसे लैंड पे तुमने मकान बना लिया, मकान क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। अब मकान पे जो तुम खिड़की लगा रहे हो, दरवाजा लगा रहे हो, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, ये जैसे रेंट हुआ, ये सारी चीजें बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड है। ठीक है। अब ये बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड कैसी हो सकती है? ये कोई बेनिफिशियल राइट हो सकता है, बेनिफिशियल राइट, कोई इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट, कोई इंटेंजिबल इंटरेस्ट हो सकता है, कोई टेंजिबल इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो लैंड से रिलेटेड हो, तो वो भी क्या है? इमूवेबल। ठीक है। थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, वो जो दरवाजा और खिड़की वाला बताया था वो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है। आई एम सॉरी, वो थोड़ा गलती हो गई थी मुझसे। जब a thing is attached to something which is embedded in the earth for its permanent benefit, beneficial enjoyment, तो वो भी क्या बन जाती है? अपने आप में इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो सबसे पहले कि थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, एम्बेडेड मतलब जैसे मकान बनाते हो तो उसकी नींव डालते हो, कोई मशीन लगा रहे हो, बड़ी सी मशीन लगा रहे हो, उसको क्या कर रहे हो? उसका फाउंडेशन बना करके उसको फिक्स कर रहे हो, एम्बेड कर रहे हो इनटू द लैंड, इनटू द अर्थ। तो क्या हो गया? वो थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ हो गया। ठीक है। अब थिंग्स एम्बेडेड हो गई अर्थ में। अब इस एम्बेडेड थिंग को भी इंजॉय करने के लिए क्या करोगे? थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ, इसको इंजॉय करने के लिए कोई और चीज भी ऐड करोगे। जैसे घर बनवाया तुमने, घर में खिड़की लगाते हो, दरवाजा लगाते हो, ये सब भी क्या हो जाते हैं? ये सब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाते हैं। लेकिन कैसा इनका नेचर होना चाहिए? फॉर परमानेंट, ये वाली लाइन याद रखना, फॉर परमानेंट बेनिफिशियल इंजॉयमेंट। ठीक है। कैसा होना चाहिए? फॉर परमानेंट बेनिफिशियल इंजॉयमेंट होना चाहिए। और जब ये वाली चीज जो थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड है, यानी घर में जो खिड़की लगा रहे हैं वो अगर परमानेंट लगा रहे हैं कि परमानेंट ये लगी रहेगी यहां पे खिड़की, तो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये नहीं कि आज ये खिड़की यहां पर नातेदार रिश्तेदार आ रहे थे तो कुछ देर के लिए ये वाली खिड़की यहां पे लगा दी और जैसे जाएंगे वैसे ही मिस्त्री आएगा खोल ले जाएगा। तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, which grow on the land are called, they are rooted in the earth. As a general rule, all trees, plants, herbs, everything is called इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास नहीं है। ठीक है। आ रही बात समझ? स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है ये बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। ये बात समझ में आ रही है?
इस पे एक केस हुआ, शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इफ द ओनर ऑफ द ट्री इंटेंड्स टू कीप द ट्री अलाइव, इट इज अ ट्री, बट इफ इट इज इंटेंडेड दैट द ट्री इज टू बी कट टू बी यूज्ड फॉर टिम्बर पर्पजेस, इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग टिम्बर। मतलब कोई पेड़ कब स्टैंडिंग टिम्बर है, कब वो खाली ट्री है, ये कौन डिसाइड करेगा? ओनर डिसाइड करेगा। किस केस में बताया गया? शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मान लो तुमने एक पेड़ लगाया, आम का पेड़ है, मैंगो ट्री। नाउ यू आर इंटेंडिंग टू टेक फ्रूट आउट ऑफ इट, फ्रूट। जब तक तुम फ्रूट इंटेंड कर रहे हो तब तक क्या है? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन जब तुम ये इंटेंड कर रहे हो कि इसको काट करके हम एक तखत बनवाएंगे, एक बेड बनवाएंगे, एक सोफा बनवाएंगे, एट दैट वेरी मोमेंट इट बिकम स्टैंडिंग टिम्बर। टिम्बर। और जैसे ही स्टैंडिंग टिम्बर बना, एक ऐसा क्या हो गया? मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। ये किस केस में बताया गया? शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में बताया गया। ठीक है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कि व्हेन ओनर ऑफ द ट्री इंटेंड्स टू कीप द ट्री अलाइव, इट इज अ ट्री, ये ट्री है तब तक, बट इफ इट इंटेंड्स दैट द ट्री इज टू बी कट टू बी यूज्ड फॉर द टिम्बर पर्पजेस, इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग टिम्बर। ठीक है, कुछ कुछ चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं, उनको मैं, ये देखो मैंने सब कुछ समझा दिया। स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है, ये देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। बेनिफिशियल इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम द लैंड, मतलब बेनिफिशियल इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम द लैंड का मतलब क्या होता है? जैसे आपको रास्ता जाने का अधिकार है किसी के दरवाजे से, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे जब मैं आपको ये समझा रहा था, क्या ये बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, इसी में बताया था बेनिफिशियल राइट होना चाहिए, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, मतलब कौन सी चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम लैंड, जैसे राइट ऑफ वे, रास्ता जाने का अधिकार। लीज आर टेनेंसी राइट्स। एक केस हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे वर्सेस लाला पंचम 1965 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राइट अंडर लीज आर टेनेंसी, मतलब जब तुम किसी चीज को किराए पर लेते हो तो मूवेबल होती है कि इमूवेबल होती है? द आंसर इज इमूवेबल होती है। क्या होती है? इमूवेबल होती है। ओके, राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम माइंड, माइंड जो खाने होती है ना, खादान जिसे कहते हैं, वो जो राइट है उसमें से मिनरल एक्सट्रैक्ट करने का जो राइट है वो कैसा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट ऑफ फिशरी, संतोष जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राइट ऑफ फिशरी जो है, मतलब मछली पकड़ने का जो अधिकार है किसी पॉन्ड से, किसी तालाब से, वो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट ऑफ फेरी, फेरी ले जाने का जो राइट है वो कैसा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम फेयर और हाट, किसी मेले, किसी बाजार से
ड्यूज को कलेक्ट करने का जो राइट है वो कैसा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इन सारी चीज़ों को आप नोट्स से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा मूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी है। नाउ मूविंग टू द मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी को कहीं पर भी पूरे एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, नॉट डिफाइंड इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। लेकिन सेक्शन 3 क्लॉज 36 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट वो डिफाइन करता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी। और अभी ऊपर हम लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, कि लैंड, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ आर कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इन 3 चीजों को छोड़ करके बाकी की जितनी भी चीजें हैं क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। सेक्शन 2G ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कहता है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी वाली चीज में हमको सबसे पहली चीज याद रखनी है कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास, यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो आंसर इज यस, ये है, ठीक है। और बाकी चीज़ें की मशीनरी नॉट परमानेंटली अटैच्ड, रॉयल्टी, राइट टू वर्शिप, डिक्री फॉर एरियर ऑफ रेंट, डिक्री फॉर सेल इन मॉर्गेज, राइट टू मेंटेनेंस, ये चीज़ आप क्या करोगे, खुद से रट्टा मार लोगे, मैंने लिस्ट दे दी, ओके। नाउ मूविंग टू द इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले मतलब समझने की कोशिश करना है हमको। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही होता है कि एक डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट। अब ये कैसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सेक्शन 3 डिफाइन करता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है विच इज नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। तो हम जब टीपीए के क्वेश्चन में पूछे जाए कि इंस्ट्रूमेंट मींस, तो इंस्ट्रूमेंट मींस अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और टेस्टामेंट का मतलब क्या होता है, टेस्टामेंट्री का मतलब होता है कि कोई अपने विल लिख दिया, विल, वसीयत, ठीक है। कि जैसे मैं अपना नहीं एग्जांपल लेता हूँ, किसी दूसरे का लेता हूँ। मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुंभकर्ण, क्या नाम है, कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण को पता है कि वो मर जाएगा कुछ दिन में, तो उसने क्या किया, अपने बेटे के नाम से क्या कर दी, विल बना दी, एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, एक वसीयत बना दी। उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। लेकिन जो अपना ये है क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि विच इज नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट इसको क्यों ऐसे डिफाइन किया गया है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। लेकिन जो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एक व्यक्ति क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, यानी मर जाता है, और दूसरा क्या होता है, लिविंग होता है। तो वो जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पज है, वही फुलफिल नहीं हो रहा होता है। इसलिए इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करते हुए भी एक्ट में बता दिया गया कि क्या है, इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। ये बात याद रहेगी सबको, यस आर नो, यस आर नो। नाउ मूविंग टू द अटेस्टेड। अटेस्टेड का क्या मीनिंग होता है, कभी भी व्हेन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड थ्रू डॉक्यूमेंट, द ट्रांसफर इज सेट टू एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट। जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफर कर रहा है, इज सेट टू एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड सच ट्रांसफरर इज नोन एज एग्जीक्यूटेंट। उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेंट कहते हैं, एग्जीक्यूटेंट कहते हैं। अब जब ये एग्जीक्यूटेंट है and it is necessary that two person must affirm or become a witness of the fact of this executant। बात ठीक है, मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा होता है अपनी प्रॉपर्टी,
किसके थ्रू? किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको डॉक्यूमेंट को साइन कर रहा होता है। तो इस डॉक्यूमेंट को जब वो साइन कर रहा है तो इसको कोई विटनेस करना चाहिए, कोई देखना चाहिए कि सिर्फ इसी व्यक्ति ने इसको साइन किया है, इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, इनके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं किया है। तो द एक्ट ऑफ विटनेसिंग इज कॉल्ड अटेस्टेशन। एक्ट ऑफ बिकमिंग विटनेस इज कॉल्ड अटेस्टेशन। जो हम मतलब जो लोग जैसे ए बी को एक सेल डीड से ट्रांसफर कर रहा है, तो ए भाई साइन वगैरह तो करेगा ना, सिग्नेचर करेगा ना। अब ए साइन किया बी को ट्रांसफर करने के लिए। अब यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है अभिजीत गौर। अब अभिजीत गौर भाई साहब जो हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये देख रहे हैं कि ए ने ही साइन किया है इस डॉक्यूमेंट पे जो बी को ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी। तो इनके इस देखने को, इस देखने की प्रक्रिया को ध्यान से समझो। ये क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। इस देखने की प्रक्रिया को ही हम अटेस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अटेस्टेशन कहते हैं। अब ये इन्होंने यहां पर ये साइन होते तो देख लिया, लेकिन क्या इनको बार बार ये बुला बुला करके पूछा जाएगा कि भैया तुमने देखा था कि नहीं देखा था? द आंसर इज नो। तब क्या किया जाएगा? इनसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करा लिया जाएगा कि हाँ मैंने देखा कि ए ने ही बी को ट्रांसफर किया अपनी प्रॉपर्टी। तो इनके फिर अब साइन को ये साइन कर देंगे कि हाँ मैंने देखा। तो दैट साइन इज इक्विवेलेंट टू देखा, कि हाँ भैया मैंने देखा था, ये लो मैं साइन कर रहा हूं। ठीक है, साइन ये भी कर देते हैं एक डॉक्यूमेंट पे। तो ये साइन का इनका और कोई मतलब नहीं होता है। ये मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमने देखा था कि ए बी को जब ट्रांसफर कर रहा था तो उसने साइन खुद से किया था, कोई दूसरा उस व्यक्ति नहीं किया था। ठीक है, तो दिस एक्ट ऑफ देखना, दिस एक्ट ऑफ विटनेसिंग इज कॉल्ड अटेस्टेशन। ठीक है, जब कोई व्यक्ति इस डीड को, इस ट्रांसफर को देख लेता है तो इस डीड को अटेस्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं? अटेस्टेड कहते हैं। एंड सच विटनेस दैट इज अभिजीत गौर इज नोन एज अटेस्टिंग विटनेस। क्या कहलाते हैं? अटेस्टिंग विटनेस कहलाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस और नो? एक केस हुआ, केस का नाम है संतलाल वर्सेस कमला प्रसाद। केस मैंने लिखा भी होगा इसमें कहीं पे, ये लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताया बाबू कि ईच विटनेस मस्ट साइन। ये जो अभी ट्रांसफर हो रहा था ना ए से बी को, और अभिजीत देख रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ईच विटनेस, यानी ये जो विटनेस है अभिजीत गौर, ये इनको तभी साइन करना है जब ये वाला इनका एग्जीक्यूटेंट वाला एग्जीक्यूट हो जाए, साइन हो जाए। विटनेस मस्ट साइन आफ्टर एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट। जब ये एग्जीक्यूशन मतलब साइन कर देना कि हाँ भैया मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ये वाली चीज जब कंप्लीट हो जाए तब इन भाई साहब को, इन विटनेस भाई साहब को साइन करना है। किस केस में बताया गया? संतलाल वर्सेस कमला प्रसाद केस में बताया। ठीक है, अगर ये पहले ही कूद करके साइन कर दे रहे हैं, देन दैट अटेस्टेशन विल नॉट बी अ वैलिड अटेस्टेशन। वो वैलिड अटेस्टेशन होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा। ओके, वैलिड अटेस्टेशन नहीं होगा। तो सेक्शन 3 जो है अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो वैलिड अटेस्टेशन के कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट बताता है, इसेंशियल कंडीशंस बताता है। वो क्या है?
कि देयर मस्ट बी 2 or more persons. Each attesting witness must sign the instrument in the presence of the executant. जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं लोग डॉक्यूमेंट ए और बी, उनकी प्रेजेंस में ही ये विटनेस भाई साहब को साइन करना है। ये बात समझ में आ रही है? एंड ईच अटेस्टिंग विटनेस मस्ट सी एग्जीक्यूटेंट साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सिंग हिज मार्क। इसको देखना चाहिए, तभी भैया जब देखोगे तभी तो तुमको पता होगा कि हाँ इन्होंने ही साइन किया है। अगर देखोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इन्होंने ही साइन किया? ओके, अब बात आती है कि इस अटेस्टेशन के लिए क्या कोई पर्टिकुलर फॉर्म रिक्वायर्ड है? द आंसर इज नो। ऐसा कोई फॉर्म रिक्वायर्ड नहीं है। तुम एक सत्य पन्ने पर भी लिख करके कि हाँ भैया हमने देखा कि इन्होंने साइन किया, इन्होंने इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, और तुम साइन कर देते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अटेस्टेशन। ठीक है। 2 persons who are of the age of majority possess sound mind can act as attesting witness। यानी कि कोई माइनर अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है कि नहीं हो सकता? द आंसर इज नो, नहीं हो सकता है। कौन हो सकता है? एक मेजर होना चाहिए, एक पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए। और वो पार्टी जैसे ए और बी के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, क्या ए और बी आपस में ही एक दूसरे के अटेस्टिंग विटनेस हो सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी अटेस्टिंग विटनेस ऑफ देयर ओन। ठीक है, नहीं हो सकते। तो ये चीजें याद रखना, अटेस्टिंग विटनेस से अटेस्टेशन से रिलेटेड। ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द एक्शनेबल क्लेम। सेक्शन 3 डिफाइन करता है एक्शनेबल क्लेम को। ये कहता है कि एक्शनेबल क्लेम मींस क्लेम्स टू एन अनसिक्योर्ड डेट। कैसा डेट? अनसिक्योर्ड डेट। और क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट। नॉट इन पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट। तुम्हारे पास कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में और तुम्हारा पोजीशन नहीं है उस मूवेबल प्रॉपर्टी पर, तो भी तुम्हारा जो क्लेम है उस पे, उस क्लेम को हम क्या कहेंगे? उस क्लेम को हम एक्शनेबल क्लेम कहेंगे। या किसी अनसिक्योर्ड डेट पे जो तुम्हारा क्लेम है उस क्लेम को हम क्या कहेंगे? एक्शनेबल क्लेम कहेंगे। ठीक है। एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन ही ऐसे सेक्शन 3 में किया गया है कि एक्शनेबल क्लेम मींस क्लेम टू अनसिक्योर्ड डेट आर क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट। क्लेमेंट के जो क्लेम कर रहा है उस पे पोजीशन को, सॉरी उस पे इंटरेस्ट को उसके पोजीशन में नहीं होनी चाहिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर वो उसके पोजीशन में है तो होगा कि नहीं होगा एक्शनेबल क्लेम? द आंसर इज नो, नहीं हो। ठीक है। अनसिक्योर्ड डेट बात आती है कि अनसिक्योर्ड डेट क्या होता है? अनसिक्योर्ड डेट ऐसा डेट होता है जिसमें कोई भी सिक्योरिटी, जैसे मैंने कृपा शंकर पांडे ने अभिजीत गौर को क्या दिया? 5 करोड़ रुपए दे दिए, 5 CR उधार डेट में। अब इसके एवज में मैंने इनसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली। जैसे सिक्योरिटी लेने को क्या कहते हैं? मॉर्गेज कहते हैं, प्लेज कहते हैं, हाइपोथिकेशन कहते हैं। हमने कुछ नहीं कराया इनसे। तो जब हम ये सिक्योरिटी नहीं लेंगे तो उस वाले डेट को हम क्या कहते हैं? अनसिक्योर्ड डेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसिक्योर्ड डेट कहते हैं। तो बात याद रहेगी। अब ये अनसिक्योर्ड डेट क्या होता है? एक एक्शनेबल क्लेम होता है। ठीक है। क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट का क्या मतलब होता है? कि राइट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए एंड दैट प्रॉपर्टी इज नॉट टू बी पोजेस्ड बाय द क्लेमेंट। क्लेमेंट के द्वारा उसका पोजीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास समझ में आ रही है? इसका मतलब there must be some movable property and must be in the possession of another person.
जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है उसी के पोजीशन में नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति के पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट बेनिफिशियल इंटरेस्ट और राइट ऑफ पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविल कोर्ट। जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट एक क्लेम कर रहे हैं भाई साहब, जो राइट ऑफ पोजीशन को एक क्लेम कर रहे हैं, दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन दी सिविल कोर्ट। उसको कहां पे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए? सिविल कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं एक्शनेबल क्लेम के, जैसे एरियर्स ऑफ रेंट एक्शनेबल क्लेम है कि नहीं है? द आंसर इज यस, है। इंश्योरेंस मनी क्लेम्स एक्शनेबल क्लेम है कि नहीं है? द आंसर इज यस, है। रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी का मतलब होता है जो हम लोग एडवांस मनी देते हैं ना, एडवांस मनी। जब कभी भी हम किराए पर घर लेने के लिए जाते हैं तो हम उनको एडवांस देते हैं थोड़ा सा, उस चीज को हम क्या कहते हैं? अर्नेस्ट मनी कहते हैं। रिफंड ऑफ परचेज मनी, पार्टनर्स राइट टू अकाउंट, मुस्लिम विमेन्स अनपेड डावर, बेनिफिट अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बिजनेस प्रोसीड्स, ये क्या है? एक्शनेबल क्लेम्स। क्या है? एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है। तो अब कुछ क्लेम्स ऐसे हैं जिनको एक्शनेबल क्लेम नहीं माना गया है, नॉन एक्शनेबल क्लेम्स, जैसे राइट टू गेट डैमेजेस। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पाने का क्या होता है? राइट होता है। वो क्या है? नॉन एक्शनेबल क्लेम है। कॉपीराइट, डिक्री डेट, फ्यूचर डिक्री, क्लेम टू मीन प्रॉफिट, क्लेम्स फॉर मीन प्रॉफिट, ये भी क्या है? नॉन एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। कैसा है? नॉन एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम आर ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। ये बात याद रखने वाली बात है कि जो ये एक्शनेबल क्लेम का ये जो एग्जांपल है, ये सारी दुनिया भर की चीजें मैं बताया हूं, दे आर ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, दे कैन बी ट्रांसफर्ड एंड गवर्नड बाय, दे आर गवर्नड बाय द लास्ट चैप्टर सेक्शन 130 to 137 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये बात ठीक है? समझ में आ रही है सबको? Moving to the next definition, that is notice. Section 3 defines expression notice. Notice का क्या मतलब होता है? Notice का मतलब होता है when a person actually knows anything, तो कहा जाता है कि उसके पास नोटिस है। जब वो एक्चुअली जान रहा होता है तो उसको एक्चुअल नोटिस कहते हैं। When he would have known but for willful abstention or gross negligence, ये नहीं जान पा रहे हैं तो भी माना जाता है कि नोटिस है। तो एक लाइन में अगर मैं बताऊं कि एक व्यक्ति को कहा जाता है कि उसको नोटिस है किसी चीज की, when he actually knows that fact. Number 2, when for willful abstention from an inquiry or search which he ought to have made or gross negligence he would known to it. वो भूल गए, वो एब्सेंट हो गए, नेग्लिजेंट हो गए, और इस वजह से क्या हुआ? वो उस चीज को नहीं पा पाए, मतलब उस चीज का ख्याल नहीं रख पाए, उस चीज की उनको नोटिस नहीं हुई। इस बात को हम क्या कहेंगे? उस बात को भी हम नोटिस मानेंगे। ओके, किस सेक्शन में? सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ठीक है। अब ये दो तरीके की होती है, एक एक्चुअल नोटिस होती है, एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस होती है, जहां पे डायरेक्ट नॉलेज होता है, जैसे मैंने बताया ना एक्चुअल नॉलेज है, तो उस बात को हम क्या कहेंगे? एक्चुअल नोटिस कहेंगे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है जब ये मान लिया जाए कि तुमको इस बात का नॉलेज होना चाहिए था। जैसे
एक एग्जांपल लेता हूं। तुम सब लोगों के कॉलेज में एक नोटिस बोर्ड होगा जिसको कभी नहीं देखते होगे तुम, छुट्टी अगर ना देखना हो तो कभी नहीं देखते होगे। और एक बात उसमें की जाती है कि कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज बतानी होती है सब लोगों को, तो सबसे पहली काम क्या करते हैं लोग कॉलेज वाले कि वो एक नोटिस बनाते हैं और उसको ला करके उस नोटिस बोर्ड पे चिपका देते हैं। भले हम देखें ना देखें, हम उसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब वो नोटिस बोर्ड पे वो नोटिस को चिपकाते हैं और भले हम देखें ना देखें, तो ये मान लिया जाता है कि हमने देख लिया। एंड दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जहां पे डीम्ड कर लिया जाता है, मान लिया जाता है बाय नॉलेज ऑफ लॉ कि वो तुमको होना चाहिए था। अगर कोई चीज नोटिस बोर्ड पे लगाई गई है तो उसको तुम्हें देखना चाहिए था। तुमने देखा कि तुमने नहीं देखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को क्या कहेंगे मेरा बेटा? कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहेंगे। क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस और नो? एक्सप्लेनेशन भी है, इसके 3 एक्सप्लेनेशन हैं। पहला एक्सप्लेनेशन बताता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज नोटिस ऑफ ऑल द फैक्ट्स स्टेटेड इन दैट इंस्ट्रूमेंट। अगर उस चीज का रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है, इसको रजिस्ट्रेशन नोटिस कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू नोटिस ऑफ इट्स कंटेंट। अगर उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराया गया है तो उसको नोटिस ऑफ इट्स कंटेंट कहते हैं। ठीक है। नंबर 2, possession notice. Buyer deemed to know title of actual possessor. Buyer deemed to know title of actual possessor. इसको हम possession notice कहते हैं। Explanation 2 जब आप पढ़ोगे तो कहता है कि any person acquiring any movable property shall be deemed to have notice of the title of actual possessor. जब कोई व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करता है, खरीदता है, एक्वायर करता है, तो ये माना जाता है कि उसको ये बात पता है कि एक्चुअल पजेसर कौन है। इसको हम क्या कहते हैं? पजेशन नोटिस कहते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है इंप्यूटेड नोटिस की। कहता है कि अ नोटिस टू एन एजेंट व्हिच अमाउंट्स टू अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू हिज प्रिंसिपल। अगर तुम नोटिस दे दोगे, किसको? एजेंट को दे दोगे, तो क्या माना जाएगा कि वो नोटिस उसके प्रिंसिपल को भी दी जा रही है। इस बात को हम क्या कहते हैं? इंप्यूटेड नोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंप्यूटेड नोटिस कहते हैं। नोटिस टू एजेंट इज इक्वल टू नोटिस टू प्रिंसिपल। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमने बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन आए कि किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द इक्विटी। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब भैया आप जा करके एक एक लोग को थोड़ी ना बताओगे। आपने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, ये मान लिया गया कि तुमने देख लिया होगा। अगर तुम नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी गलती है, वो कॉलेज की गलती या मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन की कोई भी गलती नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस होती है, इट इज बेस्ड ऑन इक्विटी। किस पे बेस्ड है? इक्विटी पर बेस्ड है। ये बात ठीक है? समझ में आ रही बात? अब बात करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट किया मैंने, उसमें ही सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो किस चीज़ की बात करता है? ट्रांसफर इंटरव्यूवोस। इंटरव्यूवोस मतलब लिविंग पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, मतलब दोनों लोगों का जिंदा होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 वो हमको इन्हीं सारे रूल्स के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करता है। तो चैप्टर 2 बेसिकली 2 तरीके से डिवाइडेड है, जो इसको मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि जो पहला पार्ट है इसका, सेक्शन 5 to 37, दैट डील्स विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर इट इज मूवेबल और इमूवेबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सेक्शन 38 से 53 कैपिटल ए तक जो है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होता है। बात ठीक है?
एक्ट गवर्न्स इंटर विवोस ट्रांसफर, ये बात भी मैंने आपको पहले ही बता दीजिए। इसका इंटर विवोस का मतलब, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, इस फ्रेज का क्या मतलब होता है, बिटवीन लिविंग पर्सन्स, बिटवीन लिविंग पर्सन्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग डिफिनीशंस देखते हैं, डिफिनीशंस देखते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो ये थी एक्स्ट्रा चीज़ें जो लिखी हुई हैं कि इट एक्सक्लूड्स ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे टेस्टामेंट्री सक्सेशन है, कोर्ट के ऑर्डर, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ओके, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5 में इसकी डिफिनीशन क्या है, ठीक है। सेक्शन 5 बताता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज बाय एन एक्ट ऑफ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी, ठीक है। एन एक्ट बाय व्हिच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी, कन्वेज मतलब देता है, ट्रांसफर करता है, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट की भी बात हो सकती है, फ्यूचर की भी बात हो सकती है। किसको? टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन आर टू हिमसेल्फ, आर टू हिमसेल्फ एंड वन आर मोर अदर लिविंग पर्सन, ठीक है। मतलब कि ए है वो ट्रांसफर कर रहा है, चाहे बी को ट्रांसफर कर दे, चाहे ए खुद को ट्रांसफर कर ले, चाहे ए एंड बी एंड सी ऐसे सबको ट्रांसफर कर दे, लेकिन इन सब का जिंदा होना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। दे नीड्स टू बी लिविंग पर्सन, लिविंग पर्सन कैसे होनी चाहिए? दे नीड्स टू बी लिविंग पर्सन, उनका जिंदा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही सबको? यस सर नो? अब बात आती है ये जो ट्रांसफर है, दैट ट्रांसफर नीड्स टू बी परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी क्या है? ये एक्ट है, ये क्या है? एक एक्ट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? लिविंग पर्सन में कौन कौन लोग आते हैं? लिविंग पर्सन में इट इंक्लूड्स अ कंपनी, एन एसोसिएशन, अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो और चाहे ना हो। इनकॉर्पोरेटेड होने का क्या मतलब होता है कि जैसे जो एक्ट है, जैसे कंपनी एक्ट है या रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उन सब में इन लोगों को कॉर्पोरेट कराया गया हो चाहे ना कराया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्या होना चाहिए कि वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होने चाहिए, ठीक है। एक एसोसिएशन हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, ओके। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है कि सेक्शन में, सेक्शन 5 में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है कि एक जिंदा आदमी जब दूसरे जिंदे आदमी को कोई ट्रांसफर करता है अपनी प्रॉपर्टी को, तो उस बात को हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब एक जिंदा आदमी का यानी लिविंग पर्सन का क्या मतलब होता है? लिविंग पर्सन का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि वो एक इंसान ही हो, उस इंसान का क्या कहें, कंग्रीगेशन भी हो सकता है, जैसे कंपनी है, एक एसोसिएशन है, इनके पीछे भी लिविंग पर्सन है, जिंदा लोग हैं, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये बात ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जुगल किशोर वर्सेस रॉक कॉटन कंपनी लिमिटेड में बताया कि मैंने क्या बताया, और ये जो ट्रांसफर क्या हो सकता है? प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है, ये बात भी मैंने आपको बताई है अभी। उन्होंने बताया कि इन फ्रेज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर क्वालिफाइज द वर्ड कन्वेज, नॉट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को नहीं, कन्वेज को क्वालिफाई करता है। कन्वे का क्या मतलब होता है कि ट्रांसफर करना। क्या करना? ट्रांसफर करना। Transfer of future property does not operate as transfer, but only a contract enforceable when property comes into existence. प्रॉपर्टी का होना एट प्रेजेंट यानी प्रेजेंट में प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है। तुम उसका ट्रांसफर प्रेजेंट में या फ्यूचर में कर सकते हो। फिर से बताता हूं, एक प्रॉपर्टी है, मान लो इस प्रॉपर्टी का नाम है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। तुम चाहो तो इसको अभी ट्रांसफर कर दो एट प्रेजेंट, चाहो तुम इसको फ्यूचर में ट्रांसफर करो। लेकिन अगर तुम फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करने वाले हो, मान लो प्रॉपर्टी 2, इसको तुम फ्यूचर में एक्वायर करने वाले हो, तो क्या तुम इसका ट्रांसफर कर सकते हो अभी? द आंसर इज नो।
इसी बात को जुगल किशोर और रॉक कॉटन कंपनी लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जो वर्ड इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर है वो क्वालिफाई करता है कन्वे को, कि कब ट्रांसफर करोगे, प्रेजेंट में करोगे कि फ्यूचर में करोगे, नॉट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को कन्वे नहीं करता, सॉरी प्रॉपर्टी को क्वालिफाई नहीं करता है। मतलब प्रॉपर्टी का प्रेजेंट में होना बहुत जरूरी है। उसको तुम फ्यूचर में ट्रांसफर करो, चाहे अभी ट्रांसफर करो, ये कर सकते हो। लेकिन कोई अगर फ्यूचर की प्रॉपर्टी है जो कि तुमको मिलेगी 15 साल बाद और तुम उसको आज ही ट्रांसफर कर रहे हो, तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते हो। ठीक है। क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट हो सकते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के? कि द ट्रांसफर मस्ट बी मेड बाय अ लिविंग पर्सन। एक लिविंग पर्सन है, एक जिंदा आदमी है जो ट्रांसफर को बनाने की बात करता है। देयर मस्ट बी कन्वेयंस ऑफ प्रॉपर्टी। कन्वेयंस का मतलब होता है चल के प्रॉपर्टी एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जा रही है। ठीक है। नंबर थर्ड, ट्रांसफर मे टेक इफेक्ट प्रेजेंटली और इन फ्यूचर। वो ये जो कन्वेयंस हो रहा है दैट मे बी इन प्रेजेंट और मे बी इन फ्यूचर। ये बात जो मैं अभी आपको समझा रहा था, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर। प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी नहीं प्रेजेंट है तो वो ट्रांसफर वैलिड होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज नो, वैलिड नहीं होगा। ठीक। ट्रांसफर कैन बी मेड टू अनदर पर्सन, टू हिमसेल्फ और टू हिमसेल्फ एंड अदर्स। खुद को भी कर सकते हो, दूसरों को भी कर सकते हो, और खुद के साथ दूसरों को भी कर सकते हो। ये बात याद रखना। ठीक है। ट्रांसफरर कौन होता है? जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा होता है। जैसे ए अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है बी को, तो यहां पे ए क्या है? ट्रांसफरर है। बी क्या है? ट्रांसफरी। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि कोई व्यक्ति खुद की प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर कर देगा। तो इस बात में बताया गया कि द वर्ड टू हिमसेल्फ वर इंसर्टेड बाय अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1929 टू वैलिडेट ट्रांसफर लाइक ट्रस्ट वेयर सेटलर इज द ट्रस्टी। तुम खुद को ही ट्रांसफर करने वाली बात कैसे हो सकती है? जब ट्रस्ट बना दो अपने नाम से, मतलब या अपने नाम से नहीं, या कोई सा भी ट्रस्ट बनाओ और उस ट्रस्ट में खुद ही ट्रस्टी बन जाओ, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर टू हिमसेल्फ हो जाएगा, खुद को ही हो जाएगा। ठीक है। कुछ चीजें हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के परव्यू में नहीं आती हैं। वो क्या है? कोई फैमिली सेटलमेंट है, कोई कॉम्प्रोमाइज है, कोई पार्टीशन है, कोई सरेंडर है, कोई रिलिंक्विश है, वो किसके अंतर्गत नहीं आती हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आती हैं। सरेंडर डज नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये बात किस केस में बताई गई थी? माखन लाल साहा वर्सेस माखन लाल साहा वर्सेस एन अधिकारी, NN अधिकारी। माखन लाल साहा वर्सेस NN अधिकारी कैसे बताया गया? सरेंडर इज नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। पार्टीशन, VN सरीन वर्सेस अजीत कुमार केस में बताया गया कि पार्टीशन इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉम्प्रोमाइज इज नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली सेटलमेंट इज नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, रिलिंक्विशमेंट इज नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब बात आती है कि ये सब लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिल रही होती है उसका ऑलरेडी उसमें एग्जिस्टिंग राइट होता है। देखो ये लिखा हुआ है, These do not involve conveyance of interest but merely adjustment or recognition of pre-existing right। मतलब तुम्हारा pre-existing right है। जैसे एक बाप है A, इसके दो बेटे हैं B and C। अब क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, तो B का भी राइट था उसमें, C का भी राइट था। इसमें कोई नया राइट इनका क्रिएट नहीं हो रहा है। इनका जब तक नया राइट क्रिएट नहीं होगा तब तक उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है। उसमें सिर्फ क्या कर दिया गया है? रिकॉग्निशन ऑफ द राइट कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? रिकॉग्निशन ऑफ द एग्जिस्टिंग राइट कर दिया गया। ये बात ठीक है, याद रहेगा सबको। तो
ये हुआ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, वो बात हमने आपको अच्छे से समझा दी। अब आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय। आगे कल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 से। ठीक है, बाय बाय।